बचपन में एक डॉक्टर के यहाँ 6 साल तक बोतलें धोई हो और जिसे बचपन में 1 से 100 तक कितनी जवानी आ रही और इस गोबर का बोझ हो रहा हो। अरे मेरी तो हर ही अगर वो अपने इसी जुनून में हुआ तो अपनी काबिलियत छिपाए रखेगा जब तक उसकी जब पिटाई लगी जाए। जरूरत पड़ने पर हम लोग उसके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। बड़ी हैरतअंगेज गड़बड़ है ये तो। अरे जनाब, बाद में आप उसके कारनामे देखकर हैरान हो जाएंगे। उसका नाम? जुम्मन। जुम्मन? जुम्मन वो अकेला आदमी है जो उधर हजामत बनाने में लगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? वो आदमी इतना काबिल है जितना आप बता रही हो? अजी जनाब, हैरतअंगेज कारनामों की खान है कोई इंसान। अभी 3 महीने पहले एक औरत बेचारी बरसी गई। घर वालों ने दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी। हम उस डॉक्टर को अपनी जबान को लगाम रखना तो जैसे सीखा ही नहीं। अरे बेगम, तुम्हें यहाँ अपनी दलील करने को किसने कहा था? मैं अभी कह देती हूँ, इस टाइप की इलाज से कुछ नहीं होने वाला। शमीर पीड़िया की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, एक आदत। ऐसे हालत में शादी करेगा कौन? जब मैंने खुद उसकी शादी करनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। जिसके साथ आप उसकी शादी करना चाहते हैं वो उससे बिल्कुल पसंद है। कहीं आशिक अली से आपने उसकी शादी की बात कही होती तो वो फौरन राजी हो जाए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आशिक इस हालत में भी शमीर से शादी के लिए राजी हो जाए। अच्छा ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरी बेटी। अरे वो तो हो ही जाएगा, पर इससे पहले मैं अपने हुनर का नमूना पेश कर आपको अपनी काबिलियत का यकीन दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे देखिए जनाब, मुझे बस आप एक अपना हाथ और ये पैर तोड़ने की इजाजत दीजिए, फिर देखिए पलक झपकते ही मैंने इन्हें कैसे वापस जोड़ दूंगा। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है, आप बिल्कुल भी तकलीफ न करें। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? देखिए, आपके देखते ही देखते मैं आपके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और अगले ही पल में वापस जोड़ दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं दीजिए। इस हालत में सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है। और क्या आप उसे इस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं? नहीं, मैंने मेंटल बीमारियों में स्पेशलाइजेशन किया है। हाँ, तो इसका इलाज हो सकता है। मैं जरा अपने असिस्टेंट से सलाह मशवरा कर लूं। अच्छा इधर आओ। देखो, तुम देख रहे हो कि लड़की किसी आशिक नाम के लड़के के चक्कर में पड़कर अपने होशो हवास खो रहे हैं, और लड़की के वालिद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। इस हालत में मेरी राय है कि तुम इसे फिर से बाप में ले जाओ और इसे बंदी की ये खुराक अभी इसी वक्त दे दो। समझ रहे हो? जब ये खुराक असर करने लगे तो इसे आयम का हो सकता है कि लड़की से खाने में नाम ऊपर करे, लेकिन तुम अपनी अकल का सबूत देते हुए जबरदस्ती ये लड़की को चटा, ठीक है? क्योंकि लड़की के वालिद चाहते हैं कि लड़की की शादी आज ही आफ्ताब से हो जाए। क्यों जनाब, यही ध्यान देना आप? जी बिल्कुल सही फरमाया। फिर खड़े क्यों हो जाओ, जल्दी से इलाज शुरू कर डालो, तब तक मैं इनसे जरा गुफ्तगू कर लूं। जी जाओ। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मेरी ऐसी हालत कर दी। लेकिन तुम तो अच्छी खासी दिखने लगे। काश ऐसा ही हो। तुमने मुझे इतनी इज्जत और शान का हकदार बनाया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता। लेकिन अब तुम्हें भी मेरे साथ उसी शान और इज्जत से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि डॉक्टरों के गुस्से से खुदाबंद भी थक। अरे जाओ तेरी।
करूंगा मैं क्या करूं? तुम्हारी बकरी बदमाश थी। हाँ, उसके लक्षण ठीक नहीं थे। अरे मेरे चापे के आधे बकरों को खराब कर दिया था उसने। कहा था तुमसे गोली मत चलाओ। ना जानवर है ना इंसान है। आई कुछ और? खामखा 4-5 गोलियां खराब कर। मेरी बात सुनना शुरू कब करोगे? कब करोगे शुरू? मेरा कब समझोगे यार तुम? डरोगे तो नहीं? तुम यहाँ? अरे मैंने तुमसे कहा था गुल्लक। अरे मैंने भी तुमसे कहा था गुल्लक। मैंने तुम्हारे लिए हंटर का रास्ता रोक दिया था। तुम वहां से इनकलाब लिए गए थे। तुम्हारे हाथ आजाद थे, तुम्हारी समाज आजाद थी। जमींदार का हंटर सांप की तरह मन बनाने लगा। जमींदार नजराल था, उसका हंटर नजराल था। मरते हुए बहादुर ने जमींदार का गला जा दबोचा। लोगों ने देखा मरे हुए जमींदार का गला मरे हुए बहादुर के पंजों से जकड़ा हुआ था। लोमड़िया कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत और बल्कि कहा जाए कि नाटक में भी इतने अच्छे प्रयोग, ये बहुत अप्रोच वाले डायरेक्टर कर सकते हैं जिनकी समझ उस लेवल पे सामाजिक सरोकारों के साथ एक्चुअली में नाटक ही इतना बहुत बढ़िया है लोमड़िया, जो हमारे समाज का एक दर्पण की तरह, आईने की तरह, ज़मींदारों की, और बल्कि मैं कहूँ कि ज़मींदार एक प्रतीक है। हमेशा एक ताकतवर जो सत्ता और शक्ति जिसके पास होती है वो आम इंसानों के साथ इसी तरीके से व्यवहार करता है, जो कि इस नाटक के माध्यम से इसका प्रतिरोध और कहें कि हमारे देश की आवाम जो हमेशा दबी और कुचली गई या जिनका खून पिया गया, जो शोषित वर्ग है, और बल्कि वर्तमान में भी वो सारी चीज़ें उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये नाटक उतना खरा है और उतने मैसेज के साथ अपनी बात कहता है। बहुत ही मैं तो कहूँ कि इसके शो हर शहर में इसलिए होना चाहिए कि इससे वो लोग जागेंगे जिनके लिए ये नाटक है। बहुत सही बात कही मुकेश भाई आपने, एकदम स्तब्ध करने वाला नाटक था। 2 शिकारी, एक जमींदार और एक गडरिया,
शिकारियों को लोमड़ी का खून चाहिए, जमींदार गडरिये के खून का प्यासा है। गडरिया जीना चाहता है, लोमड़ियाँ जीना चाहती हैं, लेकिन अंतिम संवाद वही दिल में टक जाता है कि सिर्फ चाहने से क्या होता है। एक और बात इसमें कही गई है, आम इंसान जब कहता है कि हमारी बात हम जो कहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जो हवेली के अंदर है। हमें कौन बताए, उन्हें कौन बताए? लोग तो महलों में सो रहे हैं। लोग तो महलों में सो रहे हैं। ये पानी हमारे लिए, हमारी बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत खतरनाक है। Are you sure? ये बहुत बड़ा दावा है और इसके असर बहुत दूर तक पड़ेंगे। Are you sure, sir? Of course I am. I'm a scientist, not a politician. मैं कोई भी बात बिना किसी सिफारिश के नहीं करता। प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। और इस संदेह के बारे में तो मैंने आप लोगों से बात नहीं की। मैं खाम डर पैदा नहीं करना चाहता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि रिपोर्ट समय से पहुंच गई। प्रीति, भाई साहब आए हैं, कोई डिनर का बंदोबस्त करो जाए। सूरज, फॉर्मेलिटीज छोड़ो, मुझे बात बताओ, बात क्या है? कोई क्राइसिस है? हाँ भाई साहब, तब इट इज अ क्राइसिस। भाई साहब, आज मुझे ये एक रिपोर्ट मिली। आपको याद होगा कि मैं एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा था, हाँ, जो कोपेनहेगन की लेबोरेटरी से आने वाली थी। वो आ गई है। अच्छा। और इस रिपोर्ट ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। और मेरे हॉस्पिटल में जो चमड़ी के और पेट की बीमारियों वाले मरीज आ रहे थे, उन सब का कारण हमारे गुलाब नगर के चश्मों का पानी है, जो कि प्रदूषित हो चुका है। ये देखिए भाई साहब, ये तुम चाहते हो कि मैं 2 और 2 जमा करके बताऊं? तुम्हें मालूम भी है अगर तुम्हारी इस क्रेजी स्कीम पर अमल किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है? क्या नतीजा निकलेगा भाई साहब? जितने भी चश्मे हैं, जितने भी कुएं हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। चश्मों और कुओं पे नहाने के लिए जितने भी यात्री आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। बोतल बंद कारोबार से मिलने वाले लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएंगे, यानी हर तरह के कारोबार बंद हो जाएंगे। व्यापारी, दुकानदार, होटल्स वाले, रेस्टोरेंट वाले, ये टैक्सियों वाले, ठेले वाले, कूली, सबका व्यापार ठप हो जाएगा। मैं काउंसिल्स के बाकी मेंबर्स के साथ बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब तुमने ये लिख ही दिया है कि यहाँ के तमाम कुएं और चश्मे प्रदूषित हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को ये बात का पता नहीं चलेगा कि किस चश्मे और कुएं के? और कौन है? तुम भी तो काउंसिल के स्कूल में पढ़ाती हो। जब खुद गर्जी की पट्टी आंखों पर बंध जाए तो सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? भाई साहब की विरोधिता मोल लेने का मतलब समझते हैं ना आप? वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ प्रीति, मैं सब समझता हूँ। दोनों भाइयों की फोटो लगा रहे हो। अरे जी हाँ वली साहब, देखिए एक जैसी। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। अब वली साहब मुझे एक बात बताएं, हम किस ओर हैं और किस पलड़े में होना चाहिए हमारा अस्तित्व? पुलिस साहब, मेरा ख्याल है कि इस समय हम और आप दोनों विपक्ष के साथ हैं, क्योंकि गुलाब नगर की बल्ले बल्ले के मजे हाकम अकेले ले। साहब आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए बली साहब, मुझे आपके निजी संबंधों के साथ
कोई भी वास्ता नहीं, लेकिन जब ये निजी संबंध लोकहित में विरोध बन जाए तो एतराज करना मेरा हक है, बल्कि मेरा कर्तव्य है। मेयर साहब, हम लोकहित के बिल्कुल खिलाफ नहीं है और ना ही डॉक्टर साहब खिलाफ। आप अपने बारे में तो यकीन दिला सकते हैं, लेकिन किसी और के बारे में किसी और की जमानत कैसे दे सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर सूरज हमारे इलाके के हीरो है और नायक है, और उन्होंने जो हमारे इलाके को सेवाएं दी हैं, हम उनको देखा नहीं कर सकते। दोस्तों, गुलाब नगर काउंसिल की इस हंगामेदार मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हमारे धर्म पर हमला हो रहा है। ये अर्बन नक्सल विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हमें मिटा देना चाहती हैं। चीन और पाकिस्तान का हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सूरज हाय हाय, डॉक्टर सूरज मुर्दाबाद, आओ मेरे यारों, आओ मेरे लोगों, का जहाँ तक सवाल है, बहुत दिनों बाद अच्छे नाटक देखने को मिलते हैं, उसमें से ये एक नाटक है। और आज के प्रसंग में बल्कि ये कहें कि कई समय से कुछ प्रसंग ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पर जो है ना समझदार लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है, और जितने भी हैं उनकी आवाज़ भी लगभग न सुनने जैसी है। तो नाटक निश्चित रूप से बहुत प्रासंगिक है, और दुनिया में ये बात तो यही है कि समझदार लोग और देश की वास्तविक चिंता करने वाले लोग ही कुछ ऐसे होते हैं जो बरसों तक लोगों को गाइड करते रहते हैं। समारोह निश्चित रूप से जो पिछले 2 नाटक हुए हैं और आगे होने वाले हैं, हमारे लिए एक नए किस्म की स्फूर्ति देंगे, और जो दर्शक हैं वो निश्चित रूप से जो है ना ऐसे नाटकों को देखने के लिए अपने साथियों को और लाएं। इससे कम से कम जागरूकता फैले और सही गलत के निर्णय करने में हम खुद जो सक्षम हैं उन्हें कुछ आधार मिले। कहा ये छोड़ो शीला, उसे तंग मत करो। शादी के बाद ही तुम समझ पाओगी कि कैसे बिजनेस के चक्कर में एक आदमी को दिन रात देख करना पड़ता है। तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी जैसे मुझे पड़ गई है। मुझे नहीं लगता। हम लोग जो है बिजनेस के मामले में जरूर राइवल रहे हैं। कपूर साहब की कंपनी भी काफी बड़ी और पुरानी कंपनी है, लेकिन यंग मैन तुम्हारी वजह से, यस तुम्हारी वजह से हम दोनों आज एक हैं। शीला इधर, शायद इससे तुम्हारा रोना क्या बात।
की बेटी है, मार्वलस। कोई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? किस तरह का इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर। वो अपना नाम इंस्पेक्टर बागची बताता है। इंस्पेक्टर बागची? इंस्पेक्टर कौशल बागची। ओह, प्लीज हैव अ सीट। मैं आए। श्योर, बी कंफर्टेबल। याद आया मिस्टर खन्ना? हाँ, याद आया। ये सुमन वैश्य हमारी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली? ये कब की बात है? चुपचाप रहो और ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। और उस लड़की के साथ उसके बाद जो कुछ घटा, उसी ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। घटनाओं का एक लंबा सिलसिला। अगर हम इन लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आए तो मालूम पड़ा एक दिन ये लोग फैक्ट्री में अपने शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आखिर मांगना छीनने से तो बेहतर ही है मिस्टर खन्ना। मैंने रघुराज के मैनेजर से शिकायत की कि अगर वो उस लड़की को नहीं निकालते तो मैं उनकी दुकान पर फिर कभी नहीं जाऊंगी और मम्मी से कहकर अपना हिसाब किताब बंद करवा दूंगी। एक शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक अच्छे ग्राहक के तौर पर उस लड़की से बदला लेने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वो इसलिए कि उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो। अब उसे कोई और काम चाहिए, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर सीमा रखा। मैंने कहा उसने अपना नाम बदलकर सीमा रखा। पागल मत करो, तुम तो उसी वक्त पकड़े गए थे जब उसने उसका दूसरा नाम दिया। ठीक है, मैं उसे जानता था, पर अब इसे यहीं खत्म करो। हम इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते। मैं मिसेस खन्ना हूँ। मेरे पति ने मुझे अपने हत्याकांड का कारण बताया। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपको बता सके जो आप जानना चाहते हैं। 1000-1500 पीना और घूमना अलग से। इतना पैसा तुम्हारे पास आकर आया कहां से? मेरे ऑफिस से। इसका मतलब तुमने पैसा चोरी किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था? आपका अपना पोता, आपने उन दोनों को मार दिया। बात सर आनी चाहिए। नहीं अशोक प्लीज, मुझे नहीं पता था। मुझे तो समझ ही नहीं पा रही थी। आपको कभी कुछ समझ आया है? आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। आपको बेवकूफ, तुम्हें हो क्या गया है? ठीक हो जाओ वरना। रुको और थोड़ी देर चुपचाप मेरी बात सुनो। उस लड़की ने आत्महत्या की है, वो काफी बुरी मौत हुई। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। आप लोग कभी उसे भूल नहीं पाएंगे और आप मिसेस खन्ना, आप उसे कभी नहीं भूल सकती क्योंकि आपने उसकी कोई मदद नहीं की। याद रखें, आप भूल नहीं पाएंगे उसे। शराब पीकर मस्ती बनाने के लिए उसको बर्बाद कर जैसे कोई जानवर, इंसान नहीं। मैं जानती हूँ इस सब की शुरुआत मैंने ही की। नहीं, शुरुआत तुमने नहीं की। शुरुआत की तुम्हारे पापा ने। मिस्टर खन्ना, याद रखिए, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। देखा, वो इंस्पेक्टर नकली था। विक्रम ने सही कहा। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कोई असली इंस्पेक्टर हमसे इस तरीके से बात ही नहीं कर सकता है। हाँ, और वो तो आते से ही मुझसे तो कुछ चिढ़ सा गया था। लेकिन हमने भी कितनी बेवकूफी की। अरे उसके सामने अपने घर की पोल खोलने में लग गए। इस शहर में वैसे भी काफी दुश्मन है आपके। जरूर किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। बिल्कुल। कितना अच्छा होता अगर मैं पहले से यहाँ होती, उसके पूछने से पहले ही उससे कुछ सवाल करती। अभी ये सब कहने से क्या होगा? तुम सब में सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिसने हार नहीं मानी। अशोक बैठ जाओ। अरे अशोक बेटा, ध्यान रखो अपना, है? इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जाओ। मैं ध्यान रखता आया हूं और बहुत ज्यादा रखता हूं, यही दिक्कत है। नहीं, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। देखो, काफी कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। हमें पता चल गया कि वो इंस्पेक्टर नकली था। अब हमारी बारी है इन सब बातों से निपटने की। पुलिस स्टेशन से फोन था। हॉस्पिटल ले जाते हुए एक लड़की की मौत हो गई। उसने जहर खा लिया था और एक इंस्पेक्टर आ रहा है यहाँ इंक्वायरी के लिए। और जो सर ये समारोह हो रहा है अभिनव रंगमंडल का, जो बहुत मतलब ये चौथा नाटक था जो हमने देखा और चारों नाटक बहुत अच्छे थे और ये बहुत अच्छे थे। इंटरेस्ट बराबर बना रहा है शुरू से आखिर। सस्पेंस वाला नाटक वैसे भी अच्छा होता है, बड़ी बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। नाटक के बारे में अगर मैं कहूँ तो
ना तो मैंने इस कहानी को कभी पढ़ा था ना मुझे पता था, लेकिन इस पूरी कहानी ने बांध के रखा, शुरू से आखिर तक एक रहस्य था और इसमें हम लोग बंधे रहे। हम लोग लगातार इसमें सहभागी होने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि नए नए कलाकारों को देखने का मौका मिलता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा नाटक है, पहला शो है, बहुत अच्छा। आज का जो मंचन था बहुत ही उम्दा मंचन था। इसी को देखने के लिए मैं खास देवास से यहाँ आया हूँ, क्योंकि देवास में हम तो थोड़ा बहुत रंगमंच करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से हमें हमेशा एनर्जी ही मिलती रहती है और यही एनर्जी लेके हम वापस देवास जाते हैं और उधर कुछ ना कुछ करने का प्रयास जरूर करते रहते हैं। क्या है ना, खून दिल की पंपिंग करता है, और जब तुम ये खून से लिखा हुआ लेटर पढ़ोगी तो तुम्हारा खून दिल की पंपिंग करने लगेगा ना। ये इस शहर में बहुत बड़ा हॉस्टल है, गुमनाम हॉस्टल। उस हॉस्टल के बारे में मुझे बताइए, मेरे को उसका रास्ता मिल गया। हॉस्टल? हाँ, यहाँ से सीधे चले जाओ। सीधा चला गया। हाँ, वहाँ पे एक ठेका बनेगा। अच्छा, फिर वहाँ से लेफ्ट चले जाओ 10 कदम। हाँ, फिर वहाँ देसी ठेका पड़ेगा। फिर वहाँ से आप सीधे जाओगे 15 कदम नेक्स्ट। फिर ठेका पड़ेगा? नहीं, वहाँ नमकीन मिक्सर की दुकान है। भाई साहब, मैं ना मुजराले नहीं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हॉस्टल का पता बता दीजिए कि हॉस्टल कहाँ पड़ेगा तो मैं क्या हूँ। मेरा नाम पज्जल नहीं, प्रांजल है, प्रांजल। अरे हाँ भाई, अपर जो भी कहिए, आपके माता पिता ने बहुत सोच विचार कर आपका नाम रखा है। अच्छा, हम तो कुछ कह रहे थे ना, कह रहे थे आप लोग यानी सब हॉस्टल के लड़का लोग जितना गधा हमको समझते हैं उतना गधा मैं नहीं। कहिए ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? ओ महाराज, हमें हूँ यहाँ का प्रोप्राइटर। तुमने तो कहा तुम मैनेजर हो। आप कहता झूठ का है। अरे तो तुम्हें मैनेजर किसने रखा है ये तो बताओ। अभी हमको कौन बनाए, हम अपने ही। अच्छा, तो यू आर अ सेल्फ अपॉइंटेड मैनेजर। हाँ, यू आर अ फ्रॉड। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे दोस्त के चिट्ठी लिखने के बाद यहाँ दौड़े चले आए, तुम्हारी शादी करवा दें, हैं? लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं। तो हम यहाँ आए हैं। हाँ अंकल, किन्हीं कोई अक्षर कराने की नहीं है। वो बात सुन लेगी तो बात करना ही बंद कर देगी वो। हाँ, बाकी समय बहुत हो गया है, उनको लग रहा है पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद पज्जल बाबू का शादी करा देंगे। पहले प्लेट लगाओ यार, मानी क्या तो शादी में नहीं जाएंगे, हम लोग बैठ गए, कन्यादान कौन करेगा? देखो बेटा, गलत की दुनिया में एक यूनियन है, एक सेपरेशन है और एक गलत योग से भारी विस्फोट भी है। अरे हम तो
तुम्हारे बाप जैसे आ गया हो, शर्मा रही है बिटिया। अंकल देख लो, रहने दो ना, स्टेशन पे देखना। मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं उसके बाप जैसा। स्टेशन पे अरे कितने घूंघट है, अरे टेप भी लगा देता ना इस पे, पार्सल करवा देता। कितने ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव है कि इस तरह से जो नाट्य समारोह अभिनव रंग मंडल के माध्यम से हो रहा है और उसमें उज्जैन के श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो इस तरह का नाटक हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और आज के नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि ये एक अलग तरह की विधा थी जिसमें हास्य था, जिसमें बहुत चुटीला व्यंग था और समाज के बीच में जो घटित हो रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने मंच पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो आज पहली बार आई है, बहुत अच्छा एंजॉय किया है और कल उसको भी कोर्ट मार्शल को भी 5-6 बार देख चुके हैं, फिर से आएंगे जरूर देखने और बहुत आनंद आया। बहुत वास्तव में अभिनव रंग मंडल निश्चित रूप से उज्जैन की पहचान बन चुका है रंग के क्षेत्र में और मुझे लगता है कि मैं तो एक उज्जैन वासी के तौर पे इन शब्दों में धन्यवाद करें आदरणीय शरद जी का कि उन्होंने रंग कर्म का बहुत बड़ा केंद्र उज्जैन को बनाए रखा है और कितनी निष्ठा से, कितने समर्पण से, कितने डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है और कला के क्षेत्र में उज्जैन की पहचान को बनाए रखना और पूरे देश में एक कला के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। निश्चित रूप से उज्जैन वासी के रूप में मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और ये जो क्रम है अभी 38वां कार्यक्रम है तो इसी तरह एक ये क्रम चलता रहे ऐसी कामना करता हूँ। रंग मंडल बधाई और साधुवाद के पात्र है, शरद शर्मा जी बधाई के पात्र हैं जो उज्जैन की सांस्कृतिक चेतना को इतनी अच्छी सौगात पिछले 40 वर्षों से दे रहे हैं। मुझे नाट्य समारोह जो यहाँ पर हो रहा है और आज जो नाटक हुआ वो शुद्ध और निर्मल हास्य का नाटक था और कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। लोगों का अभिनय भी अच्छा था और इतने दूर दराज से यहाँ पर दल आते हैं, अमृतसर से टीम आई, बम्बई से टीम आई, दिल्ली से टीम आई। तो उज्जैन के जो रंग प्रेमी हैं उनके लिए तो एक बड़ा ही उपहार जैसा शरद शर्मा जी हर वर्ष लाते हैं एक अखिल भारतीय नाट्य समारोह के रूप में। तो मैं कल जो उनका अंतिम दिन है नाटक का उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। जो कोर्ट मार्शल का 110वीं प्रस्तुति यहाँ पर होने जा रही है, 110वीं प्रस्तुति होने जा रही है, उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उज्जैन में रंग कर्म को अपनी पूरी शिद्दत के साथ जीवित रखा है और लोगों की जो सांस्कृतिक प्यास होती है उसको तृप्त करने में लगा।
ये जो 7 दिवसीय आयोजन हुआ ये पूरी तरह सफल रहा। और क्योंकि ये जो कला है ये बहुत ईश्वरीय चीज़ है, ये हर उसको नहीं हो सकती। और यहाँ जो होते हैं वो क्वालिटी वाले लोग होते हैं, उनको क्वांटिटी से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं आदरणीय वामन केंद्रे जी को और आदरणीय शरद शर्मा जी को बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये सम्मान के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज जो सम्मान उनको दिया गया है, साथ में शरद जी ने उन्हें एक उपाधि उनके पूर्व उल्लिखित को हिंदी और परंपरागत शब्दों में उसे गुथ भी दिया। अपने पत्र के साथ या अपने सम्मान पत्र के साथ जब भी उसे देखेंगे और उसे याद करेंगे तो उन्हें याद आएगा कि वहाँ पर शरद शर्मा जी ने मुझे आचार्य से संबोधित किया था। शरद जी के पीछे जो लोग, जो समाज, जो व्यवस्था है वो अपने आप में विचित्र है। आदरणीय गुप्ता साहब को मैं इस रूप में स्मरण करूंगा कि धन को संग्रहित कर लेना बहुत आसान है, लेकिन धन को इस तरह से सही भाव, सही सृजन, सही संदर्भ में निवेशित करना बहुत कठिन है। कलाकार का रंगकर्म उसका निवेश है, ये उसकी बचत नहीं है। आप अपने धन से ये मानिए कि पहली बार यदि आपने इस तरह के किसी सम्मान की स्थापना की है तो ये आपका निवेश है। और निवेश हमेशा, जिसे आप लोग व्यापार में या व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इससे रियल एंड ट्रू इन्वेस्टमेंट, ये वास्तविक और सत्य निवेश है। मुझे इस बात का बहुत आनंद है, ये पुरस्कार की राशि कितनी है ये मानी नहीं रखता। आज की स्थिति में जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कोई भी पुरस्कार 1 लाख से कम राशि का नहीं है, वो माने नहीं रखता। पर हर पुरस्कार के पीछे कालिदास नहीं होता। जहां से ये पुरस्कार मिल रहा है वो कालिदास की नगरी का आशीर्वाद है, और कालिदास जी का आशीर्वाद जिसे मिलता है या मिल सकता है उससे भाग्यवान और कौन हो सकता है। बाकी बच रहे अपने 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर चार्ज किया था। मेरी यूनिट के टोटल सैनिकों की कुकरियां दुश्मनों को से खच काटती कुकरियां और गले में लटकती ग्रेनेडों की मारा से एक ग्रेनेड उतार कर फेंकता मैं। कैप्टन सूरज सिंह, हाँ उन दिनों में कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लॉयन विद ग्रेनेड्स। पीछे भारतीय सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह के नाम से जाना जाता है। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रजत रावत गवाही दें। सर, क्या सवाल रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ से कभी कोई शिकायत नहीं? क्या इन दोनों अफसरों ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत नहीं? इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। मुझे और कुछ नहीं पूछना। विटनेस कैप्टन राय। सर, आपने भी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं, फिर उसने उन पर गोली तो चलाई, क्या पागल हो गया था साहब? कैप्टन राय सवाल नहीं पूछ सकता। अगर वो इंसिडेंट डिप्टी लेना चाहता है तो मैंने कल की बात इंसिडेंट डिप्टी चाहिए तो आप, मैं लूंगा इंसिडेंट डिप्टी। अरे कौन मैड? मेजरपुरी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते हो रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने के पहले ही हो चुका है। कैप्टन राय को मट्टो को बीच में। लेकिन सर, सिट डाउन, कंटिन्यू कैप्टन। थैंक यू सर। रामचंद्र ने दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे। बताइए। What do you mean, Captain? Are you blaming me? No, of course not. आपको क्यों पर ब्लेम किया जाता है? आप जानते ही नहीं कुछ। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं? नो सर, मुझे शेक्सपियर के हेमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई, वही दोहरा रहा। सर,
क्या कैप्टन कपूर ने कभी कोई शिकायत की आपके पास रामचंद्र के खिलाफ? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तो क्या हो रहा था? और अगर परेड हो रही थी। कंट्रोल योर लाफ्टर कैप्टन कपूर। सॉरी सर, मैंने सवाल ही नहीं। आपको शायद याद नहीं, जब कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी। हाँ, मैं गोल ग्राउंड की तरफ जा रहा था, देख कर हैरान लगी, सारे जवान सावधान खड़े, ये लोग परेड तो नहीं कर रहे। जीप से उतर कर ग्राउंड में गया, रामचंद्र सैल्यूट किया जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी। तब क्या किया? पूछताछ की? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा, अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। अच्छा सर, आपने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक को लगाया? हमारे रेजिमेंट का रेजिंग था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसका टाइमिंग देख के मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड चला। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसीलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई। कांग्रेस, आप जैसी पहचानने वाली निगाहें कितने अफसरों के पास? क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर पूरा होगा? बिल्कुल। उत्तरी कमांड फेलो के मुकाबले में 5000 मीटर की दौड़ में जीती। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड चला। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबले से पहले यह हादसा हो गया। He could have an Asian gold medal for us. मेरे रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट की 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। क्यों? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उसके सवाल का जवाब दें। सॉरी सर, रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों? मुझे क्या पता? How can I know? Sometimes you ask a stupid question, कैप्टन। सर, आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। प्रत्येक विजय के पीछे सर झुकाए खड़ी है पराजय। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र से तेज दौड़ा। कैप्टन राय को फुजुल के सवाल पूछने से रोका गया। दौड़ में कौन हारा, कौन जीता, इस बात का कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर, आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सारे लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मान्यता को और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाला? आप तो कहते हैं कोर्ट मार्शल को पता नहीं मेरे बच्चे एक प्रश्न पर आप परेशान हो, डर क्यों था? आपकी आत्मा के द्वार पर कैप्टन राय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर लेते हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं? काली, रक्तपान करती महाकाली, जो पापी है उनका पान करती काली, हजारों भुजाओं वाली काली। अच्छा, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है? मुझे क्या पता, कैप्टन कपूर से पूछिए। सर, कैप्टन राय किसी के घरेलू पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकते। उसे किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। The whole proceeding is in camera. Listen मेजर, सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। जब कोई विदेशी मेहमान घर पर आता है तो इसकी सूचना सीओ को दी जाती है या नहीं? कोई जरूरत से ज्यादा शराब पीता है तो उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है या नहीं? No, there is no such thing called total personal life in any army department. Continue, Captain. थैंक यू सर। सर, श्रीमती कपूर इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं? कैप्टन राय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? सर, सीओ एक पिता के समान रेजिमेंट के परिवार का था, तो परिवार को भी कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं था। मैं आपकी याद ताजा करूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली इस हादसे से 1 महीना पहले आपके दफ्तर में, क्या शिकायत थी? तुम्हें कैसे पता कि इस हादसे से महीना पहले मुझसे मिली? तुम भगवान हो क्या? सर जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है थोड़ी सी ईमानदारी। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में अपने माता पिता के उससे मिलकर आया। उसने तो मुझे प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी थी जो आपको दिया। क्या लिखा था उसमें? सर, कैप्टन राय किसी पर कीचड़ उछालने से रोका नहीं। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की बाई की वजह से नहीं हुआ। सवाल रामचंद्र ने मर्डर खून क्या इसलिए हो रहा है? कैप्टन राय, तुम्हारी बातों का कोर्ट मार्शल से कोई ताल्लुक है? पूछना जारी रखो।
एंड लिसन मेजर सर, बार-बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? सर, अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत की? मैं कैप्टन कपूर उस रात में से लौटा तो नशे की बात देखकर जब वो अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उसने कपूर से कहा, लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी का गाउन फाड़ डाला और उसने कहा, लाइसेंस टू स्लीप विद यू, चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर, जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कपूर। तब उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी। इस बार सीओ से शिकायत में हुई, लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी को थप्पड़ मारकर चीखा, सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है, तू मेरी शिकायत करेगी? सीओ से तू उसने मेज पर रखी एस्टे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर जय मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सख्त देसी साधारण सी गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पेनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलता है। मृत्युदंड, बार-बार मृत्युदंड। भारत सरकार प्रमोशन टू ब्रिगेडियर सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की? Get lost and don't show me your dirty face ever in life.